फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने संविधान के स्रोत के अंतर्गत दो देशों की चर्चा की थी, पहला ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। इन दो देशों से संविधान में कौन कौन सी बातें अधिगृहित की गई है, कौन कौन सी बातें शामिल की गई है, इसकी चर्चा कल के लेक्चर में हम लोगों ने की थी। आज के लेक्चर में उससे आगे बढ़ते हुए और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे संविधान हम लोग का प्रभावित हुआ है, या उस देश से ऐसी कौन कौन सी बातें, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स संविधान में शामिल किया गया है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। उसी के तहत जो पहला देश आज का है वो आयरलैंड है। आयरलैंड, इससे क्या क्या लिया गया है संविधान में? तो आयरलैंड से पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हम लोग पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी के चैप्टर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी चर्चा भाग 4 में की गई है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब ये हुआ, अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये हुआ कि संविधान जो है राज्य के बारे में, राज्य को क्या ये निर्देश देता है, क्या करने को बाध्य करता है और क्या नहीं करने को बाध्य करता है। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछे क्वेश्चन तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी चर्चा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिसकी चर्चा आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो उसी के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो पद्धति है उसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। ये आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है और लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। तो राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है, मनोनयन का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। उनका चुनाव नहीं होता है, जनता वोटिंग नहीं करती है। राष्ट्रपति की अपनी जो विवेकशीलता, जो शक्ति है उसी के तहत, लेकिन उसका एक आधार है, उसका एक बेस है कि वो 12 व्यक्ति किस क्षेत्र से आने चाहिए। तो वो क्षेत्र जो है यहाँ पर है साहित्य से आने चाहिए, कला से आने चाहिए, विज्ञान से आने चाहिए, समाज सेवा से आने चाहिए। ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से वो 12 व्यक्ति आने चाहिए राज्यसभा में। जैसे राज्यसभा में ये जो क्षेत्र है, कभी कभी सुनने में आता है हेमा मालिनी चुनकर गई हैं, सचिन तेंदुलकर चुनकर गए हैं, कभी नाम आता है दारा सिंह चुनकर गए थे। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, जो प्रतिष्ठित हैं, उनको राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में करता है। तो ये जो पद्धति है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से 3 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के नीति से किस संविधान किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की, आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, आयरलैंड से। तो अभी हम लोगों ने 3 देश की चर्चा की, कल में ब्रिटेन और अमेरिका और आज आयरलैंड। इसके बाद हम लोग एक और देश की चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे कि उससे क्या क्या लिया गया है। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला देश है सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस भी कहते हैं। इससे संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो सोवियत संघ यानी रूस, जिसकी राजधानी कहाँ है, मॉस्को। जो आप लोग जानते होंगे रूस की राजधानी मॉस्को है। तो इससे संविधान में क्या क्या लिया गया है इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में भाग 4 क के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 51 क। ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि मूल कर्तव्य की चर्चा भाग 4 क में की गई है, जो कि आप लोग जानते हैं कि भाग कितने हैं संविधान में। तो भाग की संख्या 22 है। टोटल भाग कितने हैं, 22 है। और अनुच्छेद पूछे कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद है 395।
लेकिन अगर काउंट करेंगे, गिनती करेंगे तो 465 होगा। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद। तो उस 22 भाग में से भाग 4 क ये मूल कर्तव्य में आता है, और इसके अंतर्गत भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क ये भी मूल कर्तव्य है। तो अगर अनुच्छेद पूछे कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51 क, और भाग पूछे कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 क। इसलिए इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, और मूल कर्तव्य रूस से अर्थात सोवियत संघ से लिया गया है। अगला पॉइंट है, और दूसरी बात कि संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी। ये भी याद रखना है आपको कि जो मूल संविधान था, जो बनकर तैयार हुआ संविधान सभा द्वारा, उसमें मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी। लेकिन वर्तमान में अगर आज हम लोगों से कोई पूछे कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे कि मूल कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है। इसलिए इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय की बात कही गई है। प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रिम्बल यानी उद्देशिका, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रिम्बल भी कहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना जो आप लोग देखते होंगे कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है और अंत में आप लोग उसको पढ़ते होंगे, तो उस प्रस्तावना में एक वाक्य आता होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उस प्रस्तावना को आप लोग पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो शब्द है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये लिया गया है सोवियत संघ से। अतः सोवियत संघ से 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। पहला, मूल कर्तव्य याद रखना है, और दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यही 2 पॉइंट रूस के संविधान से लिया गया है, और यही 2 पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला देश है फ्रांस। तो फ्रांस से कौन सी बातें ली गई है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रांस है, फ्रांस से पहला पॉइंट है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जिसको आप लोग समझते हो कि भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब यहाँ का जो प्रधान है वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी प्रधान यहाँ का जो राष्ट्रपति हैं, प्रधान का मतलब भारत का जो राजा है, भारत का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उनका चुनाव वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब भारत एक गणतंत्र है। तो ये जो बातें ली गई है वो फ्रांस से ली गई है। तो आप लोग याद रखिए, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से ली गई है। और दूसरा पॉइंट है, प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सोवियत संघ से यानी रूस से न्याय की बात कही गई है। कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना से 2 बातें जो ली गई है वो 2 देशों से ली गई है। एक देश से न्याय की बात ली गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से यानी सोवियत संघ से लिया गया है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, बंधुत्व का जो आदर्श है वो लिया गया है फ्रांस से। इसलिए प्रस्तावना से 2 बातों का आप लोग याद रखिए, एक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और दूसरा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसलिए प्रस्तावना से 2 बातें, पहला है फ्रांस से लिया गया और दूसरा जो पीछे बताया आप लोगों को तो रूस से लिया गया। इस प्रकार फ्रांस से 2 पॉइंट बनते हैं। इसके बाद हम लोग अगले देश की ओर देखते हैं। तो अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई है। तो पहला पॉइंट है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हम लोग समझते हैं सूची, यहाँ पर दिया है सूची, तो इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है? तो सूची की चर्चा अनुसूची में की गई है, 7वीं अनुसूची में, जो आप लोगों को बताया गया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब बढ़ करके वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो उस 8वां अनुसूची में 7वीं जो सूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन है। 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है इसका जो वर्णन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है और वहाँ से ये लिया गया है। थोड़ा सा हम सूची के बारे में जान जाते हैं और डिटेल से। जो 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, इसकी जो चर्चा है पहली बार 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। उसमें
जो संघ सूची है वो कितने विषय थे, उसके बाद राष्ट्र सूची से कितने विषय हैं, फिर समवर्ती सूची से कितने विषय हैं और वर्तमान में कितने हो गए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि संघ सूची से टोटल 59 विषय थे। संघ सूची से टोटल 59 विषय थे। राज्य सूची से 54 विषय थे। उसके बाद समवर्ती सूची से टोटल 36 विषय थे। मूल संविधान में समवर्ती संघ सूची से 59, राज्य सूची से 54 और समवर्ती सूची से 36 विषय, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में हो गया है, अगर वर्तमान कर दिया जाए इसको कि वर्तमान में कितना हो गया है, तो 59 से बढ़कर 100 हो गया है। संघ सूची की संख्या 59 से बढ़कर 100 हो गया है। राज्य सूची की संख्या 54 से बढ़कर 61 हो गया है और समवर्ती सूची की संख्या 36 से बढ़कर 52 हो गया है। इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सूची के बारे में है, तो ये वहीं इसी में से समवर्ती जो सूची है, ये समवर्ती सूची है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला पॉइंट है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की अवधारणा पूछे तो अमेरिका से। जो अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है उसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। उसमें प्रस्तावना की अवधारणा हम बताए हैं आप लोगों को कि प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से, और प्रस्तावना की जो भाषा है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई है हम लोग के संविधान में। मतलब जो सेंट्रल है दिल्ली और जो अदर स्टेट, जितने स्टेट हैं भारत में, उनके बीच क्या संबंध है, उन लोगों के बीच क्या रिलेशन है आपस में, केंद्र और राज्य के बीच, इसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है। या इसको यूँ कहे कि शक्तियों का विभाजन, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं ऐसी कि कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास सीमित है और कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है। दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक करके हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र की और राज्य की शक्तियाँ कौन कौन सी है, अलग अलग है, कुछ शक्तियाँ अलग अलग हैं, तो एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। केंद्र और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी कुछ शक्तियों के बारे में। तो उन शक्तियों को हम लोग चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। तो शक्तियों का विभाजन अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या केंद्र राज्य संबंध पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला पॉइंट है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद में किसी अगर विधेयक पर बहस होती है तो ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है विधेयक पर बहस करने के दौरान कि संसद की दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ बुलाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बातें हैं कि संविधान की, लोकसभा की, राज्यसभा की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से यही 4 पॉइंट लिया गया है। अगला देश दक्षिण अफ्रीका है। इससे मात्र 1 पॉइंट लिया गया है संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भी हम विधायिका द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है, ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बस एक ही पॉइंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी। जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर संविधान। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, वीमर संविधान जर्मनी। इससे मात्र 1 पॉइंट लिया गया है आपातकालीन उपबंध। जो भी देश में आपातकाल लगता है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन, जो राज्य का आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो, वित्तीय, मतलब आपातकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जो आपातकाल लिया गया है वो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वित्तीय आपातकाल अगर पूछे क्वेश्चन में कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका। अगर सीधे पूछ दे कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी। इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका, और सिंपल केवल आपातकाल पूछे तो जर्मनी। तो देखिए यहाँ पर है वित्तीय आपात अमेरिका, और ऐसे आपात पूछ दे सिंपल वे में आपात उपबंध, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला है जापान से क्या लिया गया है। जापान से अभी मात्र 1 पॉइंट लिया गया है,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 21 में किया गया है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, उसमें एक अनुच्छेद 21 आता है। उस अनुच्छेद 21 का नाम है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने का अधिकार है। तो उस बात में ये चर्चा की गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही ये प्राण की रक्षा कर सकते हैं। जो भी विधि बनाई गई, जो भी नियम बनाया गया है, उसके तहत ही अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ये लिया गया है जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से भी मात्र 1 पॉइंट, जर्मनी से भी मात्र 1 पॉइंट और दक्षिण अफ्रीका से भी मात्र 1 पॉइंट। इसलिए ये तीनों देश को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला देश है कनाडा, जो कि अंतिम देश है। तो इसके संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक यानी संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शक्तियों का प्रयोग अलग अलग करेंगे। कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। केंद्र का अधिकार अलग है, राज्य का अधिकार अलग है। तो संघात्मक शासन अगर पूछे, संघीय शासन प्रणाली पूछे, तो आप लोग कनाडा मारिए। अगला पॉइंट है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये हुआ, जैसे जो भी शक्तियाँ हम लोग पढ़े, जो भी हम लोग सूची पढ़े, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, जिसका हम लोग अलग अलग बंटवारा पढ़े कि संघ सूची का है केंद्र सरकार नियंत्रण रहता है, राष्ट्र सूची पर राज्य का नियंत्रण रहता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण रहता है, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सूचियाँ हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो न केंद्र में है, न जो न राज्य में है, न जो समवर्ती में है। तो वो जो बातें हैं, वो जो पॉइंट है, वो किसके पास है? केंद्र के पास है। वो जो बातें हैं, वो जो सूचियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो अलग से हैं। वो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ पूछे कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, तो केंद्र के पास है। ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जो भी राज्यपाल की नियुक्ति हर एक राज्य में होती है, केंद्र द्वारा होती है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ एक और बात मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संघात्मक जो शासन प्रणाली है, इसका मतलब ये भी होता है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में पढ़े और यहाँ पर कनाडा के संविधान में लगभग बातें सेम है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो केंद्र के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो संघात्मक पूछे, संघीय पूछे, केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा पूछे, तो कनाडा के संविधान से होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि संविधान के स्रोत के अंतर्गत जितने भी देश से हम लोग संविधान की जो बातें ली गई हैं, अच्छाइयाँ जो हम लोग ग्रहण किए हैं, जिसे संविधान एक हम लोग का संविधान एक अनूठा संविधान बना है पूरे विश्व में। तो इस संविधान में जो भी स्रोत के अंतर्गत जो देश पढ़े हम लोग, इसे क्या क्या लिया गया है, तो हमको उम्मीद है कि इतने ही देश से ही क्वेश्चन संविधान के स्रोत के अंतर्गत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये स्रोत आप लोग इसको याद कर लीजिए। याद करने के जो तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे इसको क्रम बाई क्रम जो लिखे हैं उस तरह से ही आप लोग याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। बेतरतीब याद कीजिएगा तो याद करने में कठिनाई होगी। इसलिए इसको क्रम से ही मैंने आप लोगों को बताया है। पहले ब्रिटेन, अमेरिका, इस तरह से आयरलैंड, सोवियत संघ, रूस, इस तरह से करते करते आप लोग मैं बताया हूँ। तो उस वे में, उस तरीके से आप लोग याद कीजिए तो आराम से ये संविधान के स्रोत आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 का जो पहला पॉइंट था संविधान का स्रोत, जो आज खत्म हो चुका, और कल के लेक्चर में संविधान के स्रोत के आगे जो राष्ट्रीय प्रतीक है चैप्टर 3 में ही है। चैप्टर 3 में 3 पॉइंट है, संविधान के स्रोत, राष्ट्रीय प्रतीक और संविधान की विशेषता। तो जो पहला टॉपिक हम लोग खत्म हो चुका है संविधान के स्रोत, और दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक जो टॉपिक है उसके तहत हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।